बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ़। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये चीज़ें कहना बड़ी आसान होती हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ आदत बना लें। किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, सच बोलना है, कोई एक चीज़ जब आप शुरू कर देंगे तो यकीन माने बहुत सारी बुरी आदतें आपसे छूटती चली जाती हैं। झूठ ना बोलने का तहैया कर लेंगे, बहुत सारी बुरी आदतें खुद ब खुद। मुझे लगता है सिर्फ आप नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देना, तो जब आप 5 वक्त अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होते हैं तो आपके जहन में आप खुद अपने ज़मीर को ये जवाब दे रहे होते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो नहीं कहा गया कि नमाज बुराई और बेहयाई से रुकती है, तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाती हैं। दूसरों को आसानी दे, दूसरों को मार्जिन दे। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे। बहुत अफसोस होता है, हर तरफ स्मॉग की बातें हो रही हैं। कहीं स्कूलों की टाइम चेंज करने की बात हो रही है, कहीं स्कूलों की बंदिश की बात हो रही है। ये तो होना ही है, जब इस कदर बुरे हालात होंगे तो फिर लोग जिस तरह से मुतासर हो रहे हैं। आगे चल के हमने प्रोग्राम में इस हवाले से भी डिटेल में बात करनी है। करना क्या है, एहतियात क्या करनी है, वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन अगेन जिन लोगों का सारा दिन बाहर का एक्सपोजर है, हमारे रिपोर्टर्स पूरा दिन फील्ड में बाहर रहते हैं, उनके लिए कितना रिस्क है। आप अपने अंदर कितना काला धुआं लेके जा रहे हैं, तो ये आपको बीमार ही कर रहा है। बीमारियां ही आप अपने आप को लगा रहे हैं। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो अस्पतालों के यहाँ पर क्या हालात हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। लें जी, शिकायत से आगाज़ हो गया प्रोग्राम का, बाकी अल्लाह ही खैर करे। आज की पहली खबर है, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के दिल लाहौर की सांसें थमने। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात के लिए आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। चाय साथ साथ पियेंगे तो आपका गला साथ देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है हसन? स्मॉग से निपट रहे हैं बहुत, ये 3-4 दिन हो गए। फ्लू से मैं खुद गुजरा, खांसी फ्लू सिर्फ स्मोक की वजह से। और ये सिर्फ मेरा ही मसला नहीं है, ये इस वक्त जो भी बाहर कल दौरे नायाब थे, वो भी जिन लोगों को ना थोड़ा बहुत कोई इशू है, कुछ एलर्जी टाइप है, उनके लिए तो ये बड़ा खतरनाक है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना हालात जो है वो। अच्छा, उन लोगों के लिए खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, उनको एलर्जी हो जाएगी। लाजमी बात है, उनका वो इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता है जितना हम लोगों का हो गया। और हम लोग जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि रेडियो से खाते रहे, स्कूल के बाहर की हलीम और वो स्टिक मिला करती थी वो खाते रहे, और वो उनका इम्यून सिस्टम जो है ना आज के बच्चों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं सुबह अपनी मिसेज से भी बात कर रहा था कि उसका भतीजा हमारे साथ ही जाता है, तो मैंने कहा कि आजकल के बच्चों को क्या है, ये अभी एफ़ए का स्टूडेंट है। तो हम एफ़ए के दौर में जब मैं कॉलेज के लिए निकलता था, एफ़ए में शालमी से निकलना, और मेरा कॉलेज था इस्लामिया कॉलेज, एफ़ए मैंने वहाँ से किया। तो रस्ते में चाचा फीका आंदा सी लस्सी वाला ग्वाल मंडी, वो कोल एडा गिलास लस्सी का पीना, वो पेड़े वाला, कभी पेड़े वाला पीना, कभी सादा पीना, उसते मलाई पवा के पीनी, और कभी कुलचा लगवा लेना तिल्ला वाला साथ ना साथ वो खाना। अच्छा, कभी वो लस्सी एक दिन लस्सी नहीं पीती ना, तो अगले दिन अगे जाना तो सादक आ जाना। अब नाम लेना पता नहीं यानी आप तो सारा एंजॉय करके जाते थे ये। अच्छा, पढ़ने फिर वहाँ पे वो बैठे अंदर बैठे हैं, तो उस ज़माने में यूनियन बहुत थी, जो बाहर होते थे हमारे साथ। फिर अरशद मीन चौधरी का ग्रुप आ गया, ग्रुप बंदी बहुत थी, MSF में हम लोग थे। तो फिर वो क्या है जी, लक्ष्मी से कढ़ाई आ जाए जी, टिक्कियाँ आ जाए जी, फलां आ जाए जी, भला आ जाए जी, ये पढ़ाई करने अच्छा यही था। यही था। अच्छा चले, उससे ये हुआ कि कम से कम इस एज तक भी आते आते हम लोगों में वो सुस्ती न, आपको अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द के बच्चों में ज़रा देखिएगा कितने सेंसिटिव हो गए। बहुत ज़्यादा। एक वो सेंसिटिव हो गए, दूसरा जो आबादी का रुझान है लाहौर शहर की तरफ, उसने यहाँ की फ़ज़ा को ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया। क्योंकि इंडस्ट्री, आप समझे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, लेकिन उससे बचने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बच्चे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, इसकी बेटी बीमार है, मैं से आज सुबह यही पूछा, अपनी बेटी बीमार है, घर रह के बीमार है। तो यही है, घर रह के बच्चे जो है वो बीमार इवन खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ हर चीज़ का, लेकिन घर रह के भी गला ख़राब हो जाना मेरी समझ से बाहर है। खैर, ये हर किसी की सूरत हाल इस टाइम चल रही है, पूरे लाहौर में यही सूरत हाल। ये जो सांसें थमना लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ऐसे हो रहा है।
हर बंदा बीमार है सांस अस्पतालों में। खींच के लिया जा रहा है, सांस सही तरह नहीं आ रहा। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आंखों में पानी के छींटे ज़्यादा मारे, क्योंकि ये तो अभी 2 महीने तो कम से कम रहेंगे ऐसे ही। जनवरी तक है जी, जनवरी तक है, बिल्कुल देख लें। आगे फॉग भी शुरू हो गई तो इसके साथ साथ इसको जो है आपको भुगतना पड़ेगा। लें जी, हम पहली खबर कर लेते हैं। स्कूलों के औकात कार तब्दील कर देंगे तो क्या होगा। स्मोक का टाइम बच्चों ने घरों में तो जाना है, सुबह जब आएंगे तब भी होगी। क्या ये हल है? क्या स्कूल बंद करना हल है? स्कूल बंद कर देंगे तो बच्चे घरों में। अब हम कह रहे हैं हमारे बच्चे घरों में रह के बीमार हुए। आमिर भाई, मेरा ख्याल है मुझे सलूट करना चाहिए और तोहफे मेरे पास नहीं तो मैं मरियम औरंगजेब और उसकी टीम को कोई स्क्वाड बनाया 2100 तोपों की सलामी ज़रूर देता। यानी स्क्वाड बनाया है उसको रोकने के लिए, और उनको वो डीजल वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें देंगे ताकि वो मजीद धुआं फैलाते हुए 21 तोपों की सलामी होती है। मैंने आप इतना 21,000 तोपों की सलामी देनी चाहिए उस अकल को जो ये समझ रही है कि 7:45 बजे पहुंचने वाले बच्चे पोल्यूशन फैलाएंगे, 7:45 बजे पहुंचने वाले बच्चे पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। 9 बजे ओह सॉरी 9:45 बजे ये पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। तो ये अकल की, इस अकल को या उस टाइम को स्मोक कम हो जाएगी। जितनी तोपों की सलामी आप दे सकते हैं। मैं 12 बजे 12:30 बजे 1:45 बजे घर के लिए जब भी निकलती हूँ स्मॉग होती है बहुत। आपको याद है जब आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने आपसे कहा था स्कूल बंद करना, आप वर्क फ्रॉम होम का काम करें, इसके अलावा पोल्यूशन का कोई हल नहीं है। मैं आपको बताऊं, फिर आप हंसेगी। अच्छा आप हंसते रहे, मुझे इससे कोई अर्थ नहीं है। अपने दिल की नहीं दिल की नहीं है। मैंने आपसे करते बताया, आप मुझे सिर्फ बता दें पंजाब यूनिवर्सिटी की कितनी बसें हैं? बहुत ज्यादा है। इसी तरह सारी यूनिवर्सिटी लाहौर शहर के अंदर जितने इंस्टीट्यूट हैं, यानी लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, हर एक की डीजल बस है। बसें हैं। कितने बच्चे को गाड़ियां छोड़ने आती हैं, रक्शे छोड़ने आते हैं, मोटर बाइक रक्शे छोड़ने आते हैं। ये सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद स्कूल्स पे आ जाएं, एक बच्चा एक गाड़ी, क्या नहीं है ऐसा? ऐसे ही है। किसी स्कूल के पास कोई बस नहीं थी, अच्छा बस नहीं है तो इसका मतलब है बच्चे इसी तरह से आएंगे। मुझे बताएं, ये आप इसको 7:45 से 9:45 करने से क्या पोल्यूशन कम हो जाएगी? नहीं होगी। निगरान गवर्नमेंट ने आपको प्लान दिया था, वो था प्लान, उन्होंने हफ्ते में 3 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस था, या स्कूल था, या कॉलेज था, या यूनिवर्सिटी था। आए हाय, तब हमें भी 2 छुट्टियां हो गई थी ना? हमें भी 2 छुट्टियां हुई थी। क्यों हुई थी? ताकि आप लोग अगर घर से काम कर सकते हैं या एक दिन एडवांस में काम कर सकते हैं तो आप वो काम कर लें। ये काम ना हो कि इतनी गाड़ियां रोज सड़क के ऊपर ट्रैवल करें। आप ज़रा, आप तो आपसे मैं क्या कहूँ, आप तो सुबह सुबह निकलती हैं घर से, आप मुझे बताएं क्या असर होता है? क्या मट्टी उड़ रही होती है उस वक्त? क्या धुआं निकल रहा होता लेयर है? नजर आ रही होती है, बकायदा लेयर नजर आती है। कोई मैं आज मेरे इलाके में तो बहुत ज्यादा मैं नोट कर रहा था कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बसें, क्योंकि मेरा वो रूट है वादत रोड और पंजाब यूनिवर्सिटी और शेख ज़ायद हॉस्पिटल, वहाँ पर कॉलेज भी है। आपको धुएं में चीज नजर नहीं आ रही होती है, सामने आसमान पे आपको नजर आ रहा, वाजिया आपको एक लेयर नजर आती है धुएं के बाद। धुएं का बादल तो नहीं कहना चाहिए, धुएं का क्या कहना है, गुबार, लेयर कह लें, जो भी कह लें, सतह जो है। आप मुझे बताएं, अगर आप ये 3 दिन जो है या 4 दिन जो है इसको वर्क करें फ्रॉम ऑफिस या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और 2-3 दिन आप इसको करें, तो कितना इस फजा को जो आप कह रहे हैं सांस रुक के आ रहा है, इसको कितना रिलैक्स किया जा सकता है। बढ़ती जा रही है, 1 दिन से शुरू हुए 2 और 3 दिन पे आ गए। नहीं लोगों को हफ्ता इतवार छुट्टी होती है वैसे ही ना, एक दिन उनको और दे दें, एक दिन और दे दें, इससे फर्क पड़ेगा। देखिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हसन, इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि स्क्वाड हर चीज़ का बना दिया जाता है, लेकिन अमल दरामद क्या होता है? मैं फिर वही बात करूंगा कि परसों इत्तेफाक से मुझे असाइनमेंट ने कहा कि जी ये जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, जब ये धान की फसल काटते हैं तो उसकी वो हम मुड कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, खर्चा बचाने के लिए काश्तकार जो है ना उसको पराली नू अगला देते हैं, पराली को नहीं, मुड को, वो जो कटाई होती है तो पराली होती है ना सारी, ठीक है, उसको लगा देते हैं। तो वो इत्तेफाक से मैं चला गया बेदियाँ बरकी कसूर वाली साइड पे ना, वहाँ पे मैंने देखा कि ज़मीन काली हुई हुई है, लोगों ने आग लग चुकी हुई है, ख़त्म हो गया वो किस्सा। उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। महकमा ज़राअत ने बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए। कल बल्कि आमिर भाई हम देख नहीं रहे थे वो जो आप इश्तिहार खोल के बैठे हुए थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये सब जो है वो सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए सिर्फ। अब जिस वक्त आग लगाई गई उस वक्त कोई ख्याल नहीं किया गया। उस वक्त कहाँ से ये महकमा ज़राअत और बाकी की जो इंतज़ामिया जिनकी ये जिम्मेदारी है कि रोकें। फिर अभी भी आप देख लें, आपको भट्टे चलते नज़र आते हैं, ईंटों के जो भट्टे हैं,
उनमें क्या कुछ नहीं जलाया जाता। ये तो जाके आपको तलाश करनी पड़ती है जो यहाँ पर हो रहा है, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, बसें धुआं छोड़ रही हैं, जो डायरेक्ट हमारे अंदर जा रहा है। हम ये मुझे दोस्त बता रहा था, मेरा तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे बताया कि अगर आप लाहौर से सियालकोट की तरफ जाएं तो कहते हैं रिंग रोड पे आप भाई साहब वो ना रिंग रोड नहीं, सियालकोट मोटरवे जो है, कहता उस पर आपको बकायदा काले रंग का धुआं जैसे मरी में बादल घूमते हैं ना, वैसे घूमता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही है। कहता है ये उसको जाने का इत्तेफाक हुआ मैं तो होगा। आजकल एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ, नीचे जब भी दफ्तर निकलने के लिए आए तो गाड़ियों के ऊपर इतनी मोटी मिट्टी की लेयर होती है, बिल्कुल ऐसे ही माने है। मतलब वो सब कुछ अगर एक इंसान बाहर सो रहा है, मजदूर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घरों के छतों पर सो रहे होते हैं, तो सोचे उनके साथ क्या हो रहा है। इसमें है कितना ना आप जहरीला धुआं ये उनके देखें, आप यहाँ से आप अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया हाँ जी, बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही। क्या फैक्ट्री मालकान जो है वो कोयला नहीं जला रहे, चला रहे हैं, बिल्कुल कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो वो पोल्यूशन ही है ना, उसका अल्टरनेट कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है। स्क्वाड बनाया है, उसने क्या करना है। पता नहीं क्या करना है, लेकिन मैं आपको कोयले से मुझे याद आ गई बात कि लाहौर ये 40 टन कोयला रोजाना बिल्कुल ऐसे ही है। खा जाते हैं बारबेक्यू बना के। बिल्कुल अच्छा, उसका धुआं नहीं निकलता? निकलता है। मुझे बताएं वो धुआं कहाँ जाता है? कोयला सल्फर का है ना, उसके अंदर जलता है जो, उसका जो धुआं है वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। हम तो वो भी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो निकाल भी रहे हैं, फिजा में फैला भी रहे हैं। मुझे बताएं क्या ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि उसका टाइमिंग्स जो है उसकी कम एक कर हल दी और जाए? फिर चलें जी ब्रेक की तरफ। हाल ये है कि कोई अक्लमंद वजीर लगा दे प्लीज। ये वाली वजीर ना लगाएं, खतून स्मॉग वजीर। फिर भी नहीं खत्म हो, मैं स्मॉग नहीं खत्म हो। नहीं स्मोक खत्म होएगी, नहीं अक्लमंद होगी वजीर आमिर भाई, ये लगाएं। नहीं हो सकता। भुगतना मैं आपको पड़ेगा। बताऊं, मैं आपको बताऊं, फिर वही छोटी बात सी- है, माफिया। यार छोटी सी बात है, मुझे बताएं जब निगरान गवर्नमेंट थी, हाँ 3 छुट्टियां मिल निगरान जाएंगी तो खत्म गवर्नमेंट हो जाएगी। थी, निगरान गवर्नमेंट थी, उसने काबू कुछ ही हद तक पाया था। चाइनीज ने आके तारीफ की थी, ऐसे ही है। उन्होंने बारबेक्यू का टाइम मुकर्रर कर दिया था, उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी थी, उन्होंने आमिर भाई हफ्ते यहाँ में 4 चेकिंग दिन करनी का किसने वर्कआउट। है? निगरान हुकूमत की बात आप करते हैं, निगरान हुकूमत ने काम भाई करके अगर दिखाया। काम है तो प्लानिंग आपके की पास बात है। एक लाएमल तो है विजन ना, है, हाँ। एक विजन तो है आपके ठीक है, पास। अब तो कोई काम करता अब नजर ये ही नहीं आ बेचारी रहा। जो हैं ये जो मरियम औरंगजेब साहबा हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि उन बेचारी को ये भी नहीं पता होना कि पोल्यूशन होती क्या है। कोई रिसर्च तो है नहीं किसी उनकी के पास, गाड़ी जो है ना वो और तरह के, उसमें नहीं पोल्यूशन। उसमें पोल्यूशन नहीं जाती। हसन क्या हो सकता है? उसकी अना नाक जब भी तक- और तरह की है कोई, जब कि उसके अंदर पोल्यूशन नहीं जाती सांस लेने से, बताएं ना। नहीं नहीं क्या वो उन्होंने जहां बंद से माहौल के निकलने- अंदर ऑक्सीजन मास्क आपको लगा पता है के जिन घूमती है। कमरों में बैठी होती हैं एयर यार प्यूरिफायर ये- कितने महंगे जी, लगे हैं? कितने महंगे पता है? लगे हुए हैं। मुझे क्या पता हो कितने महंगे लगे हैं, मुझे बताएं जब वो बाहर निकलती होंगी, जब घर के अंदर आने कहाँ जाने बाहर में, निकलना है आमिर भाई? जाने में- गाड़ी से उनकी गाड़ी देख कहाँ के- बाहर यार निकलना? बहुत सारे मामला मुझे- होते हैं, मेरा नहीं ख्याल में अब आमिर भाई ना करूंगा। करें, बस हर ठीक वक्त है। बंदा उस माहौल में नहीं रह सकता। क्या वो उसने कोई खलाई मखलूक वाला वो पहना हुआ है क्या कि उसको आमिर बोलते हैं? भाई लिबास गाड़ी पहना हुआ है? से गाड़ी से क्या उतरना उसके है, ऑक्सीजन नहीं दफ्तर जा- में चले जाना है। चले भाई मान उसका भी लिया। नाक वैसा ही है जैसे आपका है, जैसे मेरा है, जैसे नहीं, इसका अल्लाह है। ताला ने सबके नोज डिफरेंट बनाए हैं थोड़े से। हसन कोई मुझे एक जैसे बनाए हैं। नहीं डिफरेंट है। नहीं एक जैसा आप दिखने में different मैंने है। बचपन में दिखने पढ़ा में था। different है। यकीन करो ये तनफ्फुस का जो वो नहीं मैं बात कर रही, मैं तो दिखने साइंस की में बात छपा होता है। भाई मैं दिखने की बात कर और रही अगर हूँ, आप features, जब वजू जिन्हें करने के लिए features साफ कहते- करते हैं तो एक जैसे आमिर भाई निकलती जिन्हें हैं, फीचर्स कहते हैं मैं उनकी बात एक कर जैसी रही हूँ। चीजें निकलती हैं उसमें से। फीचर्स मुख्तलिफ हैं। सबके नाक एक जैसे ही हैं। अच्छा, इसमें है ना फिर वही बात आ जाती है कि जब हल, तक तजवीज़, आप तो कल जाके observe करके आए ना जगह। हल वही है कि स्क्वाड बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन उनको मॉनिटर भी करें, उनकी कारकर्दगी भी देखें और उनसे काम भी लें। ये नहीं है कि उनको गाड़ियां दे दें और वो बस वजीर अगर बदले किसी ने कुछ अच्छा किया ना निगरान दौर में, सीख लेंगे, उस पर अमल कर लेंगे तो यकीन नहीं माने सीख सकते, बहुत नाम मुश्किल है। आपका ही होगा कि आपने किया है, निगरान गवर्नमेंट का नाम नहीं वजीर होगा। बदले वजीर फिर ब्रेक ले तो लेते सीएम हैं। भी बदल लें। हाँ सीएम बदलते। इकट्ठे बदलने। चलें जी ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है वज़ीर आला ने PIC2 की जल्द तकमील का टास्क दे दिया है। कल CM साहिबा गई थी जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि निगरान सेटअप में मैं कोई 6-7 दफ़ा PIC गई। वहाँ की इमरजेंसी, वहाँ पर जिस तरह काम हो रहा था स्क्रीन पे देखने में और जाके विज़िट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब वहाँ पर लोग एक्चुअली दुआएं दे रहे थे। तो कल CM साहिबा भी मरीज़ों से मिली हैं और तस्वीर में थोड़ा सा दूर भी लग रहा है खड़ी हैं।
हसन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना देखिए, मेरे PIC से पिछले हफ्ते मेरे भाई की डेथ हुई है, PIC में ही। मैं साथ लेके गया था उसको, और बड़ा भाई था मेरा, आया हुआ था लंदन से, तो उसको हार्ट अटैक आया, तो उसको हमें नहीं पता था उसको हार्ट अटैक है। PIC ले गया, और वहाँ पे मैंने सिस्टम देखा, वहाँ पर निज़ाम देखा। मावलस काम है जो निगरान गवर्नमेंट कर गई, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आमिर बंदेशा ने संभाला हुआ है काम, सही बात है, इसमें कोई शक। जिस तरह से मरीज़ को वहाँ ट्रीट किया जाता है, जो मैंने देखा, मैंने पुराना PIC देखा हुआ है, क्योंकि हम तो बिल्कुल करीब थे, उस वक्त तो ऑफिस साथ था, तो लोगों को बेड नहीं मिला करता, तो कुर्सियों पे बिठा के, तो उनको ये जब से वो इमरजेंसी नहीं बनी, और इतनी बड़ी इमरजेंसी, इतनी बड़ी और इस पे और जिस तरह 45 मिनट वो मेरे भाई की जान बचाने के लिए, सगे भाई की जान बचाने के लिए डॉक्टर लड़े हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट डॉक्टर आमिर बंदेशा, उनकी टीम, और अगर उनको हटाने का शाइबा भी है मरियम नवाज साहबा, तो आपको वो निकालना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर आपको PIC का नहीं मिलेगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो उस वक्त मेरे भाई की जान जो थी वो जा रही थी और वो सर पे खड़ा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी मरीज़ को, डॉक्टर आमिर बंदेशा, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, बारिश हो, तूफान हो, जब मैसेज किया उनको उसका रिप्लाई है। नहीं जी, वो मौजूद होता है, वो मौजूद होता है आमिर बंदेशा। ऐसे ही है। तो ऐसे बंदे को अगर आप हटाने का सोच रही हैं, जो कि मेरे इस वक्त नाक़िस मालूमात के मुताबिक कि आप ऐसा सोच रही हैं, उनको किसी जगह पे ट्रांसफ़र करने का सोच रही हैं, जो उसके ऊपर बंदा लगाया गया है, वो भी खैर छोड़े हुए, सियासत है, सियासत में जाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अगर PIC 2 बनाना है तो आपको डॉक्टर आमिर बंदेशा जैसे लोग चाहिए होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ पे आपने डॉक्टर आमिर बंदेशा का जिक्र किया, तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती चलूँ। जब आपको पता होता है ना, स्क्रीन पे लोग देखते हैं, अच्छा इनके पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा ये काम करा दें, हमारा ये काम करा दें। आप, मेरे पास पूरी चैट पड़ी है, मैंने जब डॉक्टर आमिर बंदेशा को मैसेज किया कि डॉक्टर साहब फ़लाँ मरीज़ आपके पास आना चाह रहा है, आयशा कह रही हैं उनका भी सेम ये एक्सपीरियंस है, फौरी तौर पर वो कहते हैं कि जी मैं इस रूम में बैठा हूँ, इतने बजे मैं मौजूद होऊंगा, ऐसे ही है। और वाकई वहाँ से मुझे कभी दिन रात ना नहीं मिली, कभी भी नहीं। और अगर इस तरह की आपकी टीम है, अगर आप ये सब चीज़ें सियासत की नज़र कर रही हैं, तो फिर आप वहाँ से लोगों को यही चाह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी ना बचे। अच्छा, इसमें है ना, देखें एक चीज़ है, सबसे पहले तो हमें सबको ना मिल के शुक्रिया अदा करना चाहिए फ्रेंड्स ऑफ PIC का, नो डाउट, एप्टमा गोहर इजाज साहब का, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी जो है वो बनवाई। क्यों हुकूमत ने तो नहीं किया ना कुछ भी, आज आके फिर इन्होंने किया। अब PIC 2 की जो बात हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि इस पे से लोड कम हो, लेकिन इसके साथ साथ ये आसान बात नहीं ये है, ये बहुत मुश्किल का, मैं मान लें ये खबर है ना। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हमने पहले भी बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो बाकी के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, यही फैसिलिटीज़ अगर उन हॉस्पिटल्स में भी दे दी जाए थोड़ी थोड़ी करके, आहिस्ता आहिस्ता करके, हॉस्पिटल में इस पर काम हो रहा है, किसी जगह नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ये दे दी जाए तो क्या PIC का रश खत्म नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये इकदाम क्यों नहीं किए जाते? PIC 2 आप बनाने जा रहे हैं, वहां पे जो खर्चा करेंगे और सब कुछ होगा, तो इससे बेहतर है कि जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनमें डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, तो उनको ही अपग्रेड करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो मुस्तफीद हो सके ऐसे ही है, ऐसे मसाइल से। बिल्कुल सही कहा आमिर भाई। वो जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा जी, वो शुरू हो गया, मेरा रोज का रास्ता है, वो मैंने देखा कि वहाँ पे अपना काम शुरू हो गया हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा ना कि और आपके ही ये 2A खबर है, 2 अस्पतालों के लिए एंजियोग्राफी मशीनें खरीदने का फैसला, देखिए हमेशा अप्रिशिएट किया करें। मैं कर रही हूँ, पर मैं तो ये पूछना चाह रही थी ना, एक काम कंप्लीट हो गया जो आपने दूसरे का नहीं, दूसरा काम इनका नहीं है, ये PIC 2 इनका मंसूबा नहीं है, निगरान गवर्नमेंट का मंसूबा था, याद रखें ये बात। पहली बात तो ये है भाई, जब सारे, लेकिन जब हम ये कहेंगे निगरान गवर्नमेंट तो ये काम बंद कर देंगे, ये बात मैं इसीलिए बोला ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा अगर ये इसने कह ही दिया है कि PIC 2 का काम करें, वो हर एक काम का, अब बंद रोड को छोड़े, क्रीम ब्लॉक वाला जो बनना था और शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे था, वो काम क्यों बंद हुआ? फिर आज बरकत मार्केट वाला जो अंडरपास बनना था, वो काम क्यों बंद हुआ? इसके पीछे बहुत सारे, तकरीबन 50 के करीब ऐसे हैं। गड़ी शो वाला अंडरपास अगर आपको याद होगा, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आप लोग जो हैं मुझे चुप रहने नहीं देते हैं। आप नाम लेंगे कि ये निगरान गवर्नमेंट का मंसूबा था, वो काम बंद करके बैठ जाएगी।
वो बीबी को ऐसा कोई मेरा ख्याल है आमिर खत भाई या इसमें देखें ये तो अवाम के मंसूबे हैं, इनमें जेलसी ये है। चीज़ और तो मुझे नहीं सोचनी पता यार ये चाहिए। अवाम के मंसूबे हैं या नहीं है। वो कहते हैं जी फट्टा साडा होना चाहिए, फट्टा ला लो फट्टा उन्हीं का लगेगा, किसी और का नहीं ला लो, लगेगा। लेकिन PIC 2 बना लो और ये बनाओ भी आप इधर रायविंड रोड की तरफ, जाती उमरा की तरफ, जहां आपने बहुत सारे काम अब करवाने शुरू कर दिए हैं, उस तरफ बनाएं ताकि इस तरफ लोड कम हो। लोड कम हो, बिल्कुल सही कहा। आप अगर बनाना चाहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मुल्तान में है, बहुत अच्छी बात है, फैसलाबाद में भी है, वजीराबाद में भी वजीराबाद में परवेज लाई साहब, देखिए नाम लेना चाहिए। परवेज लाई की बनाइए। काफी जब शहबाज शरीफ साहब और ये सीएम आए थे PIC उन्होंने काम रुकवा दिया था वहाँ पे। PIC 2 का प्लान मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो बैरियर टाउन की तरफ नहर के ऊपर रोड जाती है, वहाँ पे किसी जगह प्लान था ये बनने का। अब ये पता नहीं कहाँ बनाने जा रहे हैं, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल होए, PIC होए, बच्चों का एक एक हॉस्पिटल हर बड़े शहर में होना चाहिए। बिल्कुल पे- आमिर भाई पेट्स का- गुजरांवाला जैसे शहर में निगरान हुकूमत ने चाहे चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे वो कैनाल रेस्ट हाउस एक होता था, उसको हॉस्पिटल में तब्दील किया। तो ये इस तरह के काम करेंगे तो आवाम को कोई रिलीफ और ये मिलेगा ना। हुकूमतों के लिए बहुत मुश्किल या बहुत बड़े टास्क नहीं होती हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आप हुकूमतें जो हैं, आप एक नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बना लें, एक मरियम नवाज शरीफ और भैया नाम जो मर्जी रखें, नाम हमें इससे जो गलती नहीं मर्जी है। रख लें, नाम लोगों को आप सहूलत उसका जो दें। मर्जी रखें। वो कहते हैं गुलाब को जिस नाम से पुकारा जाए वो गुलाब ही रहता है, मरियम ने मरियम ही रहना है, और उसके नाम से हॉस्पिटल बन जाए तो हमें खुशी होगी, लोगों को शफा मिलेगी, दिल के मरीजों को खासकर। बिल्कुल ऐसे ही है। दिल के मरीज जो हैं उनका दिल ठीक उनको, हो हाँ जी, जाएगा। दिल। हाँ, उनका दिल जो है वो ठीक हो जाएगा। सुकून कल्ब जो है वो हासिल हो जाएगा। अल्लाह करे मिल जाए। अच्छा जी, ये जो यहाँ पर एंजियोग्राफी मशीनों की बात हो रही थी, मैं उसकी तरफ भी आ जाती हूँ। पीट्स कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक सर्जन को ईरान से तरबियत दिलवाने का जायजा, वक्त की अहम ज़रूरत है। एक कमेंट फिर वाइंड अप करें। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बच्चों के लिए तो बच्चों के दिल के अमराज बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए, बाय बर्थ बहुत ज़्यादा। बाय बर्थ बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है कि वालिदैन जो हैं वो जो नाकस की घी हम खाते हैं या जो नाकस तेल इस्तेमाल करते हैं या नाकस खुराक खाते हैं, चलो इस तरह नाकस कह खुराक लें, करें ना, गैर उससे मेयारी। जो आने वाला बच्चा है उसकी सेहत पर क्या असरात होते हैं, उस पर ये बहुत ज़रूरी है। और ईरान से अगर आप दिला रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो इसमें इन पिछले दिनों जो है ना वो एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर जब यहाँ आए थे, लाहौर आए थे, तो उन्होंने ये सारा कहा था। उन्होंने कहा था कि हम इसमें आपको ख़ास तौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी मावनत कर सकते हैं। तो अगर उनसे ये नहीं, इन चीज़ों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं और इन पर जितना जल्दी काम किया जाए उतनी बेहतरी भी होगी। बाकी जो PIC के हालात हैं, CM साहिबा ने अगर वहाँ पर विज़िट किया है, हालात बेहतर तरीके से देख कर आई होंगी। रिक्वेस्ट ये है कि इन चीज़ों को सियासत से, अंदरूनी सियासत से और वो जो पर्सनल ग्रजेस हैं उनसे दूर रखें। जहाँ पर लोगों का भला हो रहा है, भला होने दें, लोग बड़ी दुआएं देंगे आपको। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर क्या है जी? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉल बनाने का प्लान है। LDA को 2 अरब 20 करोड़ का फंड मिलेगा। LDA के पास तो पहले ही बहुत पैसा है। हसन अली, देखिए ना, इसमें ये ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आमिर भाई इसमें ज़्यादा बेहतर इस तरह बता सकेंगे कि यहाँ पे खेलों के लिए ग्राउंड्स हुआ करती थी जो कि अब बस बदकिस्मती से उजड़ चुके हैं, और वहाँ पे बहुत सी जगह पे पार्किंग स्टैंड्स बन चुके हैं। जैसे कि शहर अगर में ये है वाकई। जी ठीक है ना, वो जैसे कि अगर मैं एक मिसाल दे देता हूँ, वो बाबा ग्राउंड जो है सेक्रेटेरिएट के पीछे, वो एक बड़ा अच्छा ग्राउंड था जो कि अब वो पार्किंग माफिया के कब्जे में है। तो ये काम करें, लेकिन जो ग्राउंड शहर में इतने सारे ग्राउंड्स हैं उनको दोबारा बहाल क्यों नहीं करते कि वहाँ पे जो है वो दोबारा से खेलों की सरगर्मियों का आगाज़ हो, वो करें। ताकि ये ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि चलें कि इंडोर गेम्स भी होंगी इसमें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आउटडोर गेम्स भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो ग्राउंड्स ऑलरेडी मौजूद थे और जो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स इन्हीं ग्राउंड से निकले हैं ना, तो इन ग्राउंड्स को दोबारा बहाल क्यों नहीं किया जाता? ये मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ जी। ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किए थे लाहौर में नो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, पहले दिन से मैं इसके ख़िलाफ़, पहले दिन से। और ख़िलाफ़ क्यों हूँ वो भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। पंजाबी दी कहावत है कि मझ वेच के घोड़ी लई, दुध पीनो गए तो लिद चुकनी पई। ये लिद है जो 2 अरब 20 करोड़ रुपये, ये आपको कूड़ा हो जाएगा। ये आप समझे कि ये आप सिर्फ गलाजत इकट्ठी करेंगे 2 अरब और 20 करोड़ रुपये की। उसकी वजह बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसकी वजह ये, आपने अगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स के लिए बनाए होते ना, यानी आप इसका टेबल टेनिस का रूम जो है टेबल टेनिस एसोसिएशन को देते, हाँ। आप इसका बैडमिंटन रूम बैडमिंटन फेडरेशन को हवाले करते, आप आपके पास नया टैलेंट बढ़ा वही मेंटेन करते। आपने क्या किया? आपने ये बना के स्टेट ऑफ द आर्ट
आपने कहा जी इसकी फीस है 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, आम आदमी सब्जादार में है ना, जाके जरा दाखिला लेके दिखाएं। आमिर भाई, अच्छा, आम आदमी के पास खाने के पैसे, सब्जादार में रहने वालों के लिए अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो बेचारे ये 5-6 साल से बना वो जो चौक है लियाकत चौक, वो ना बनवा लेते। मुझे ये सिर्फ एक वजह से देखें, 2 अरब रुपया दे रहे हैं तो आप भाई वो रोड बनवा दें, लोग ज्यादा सेहतमंद होंगे, मेरा ख्याल तो ये है। पोल्यूशन भी खत्म हो रही है। अच्छा, ये नो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना के आपने स्टेट ऑफ द आर्ट कम्प्लेक्स बनाए और उस पर फीस लगा दी। अब मुझे बताएं कौन फीस देगा और खेलने जाएगा? लोग भी भर्ती जो प्लेयर हैं, ले रहे हैं। आपको जो प्लेयर मिलते हैं ना जी, वो जो खिलाड़ी मिलते हैं वो आपको मिलते हैं मतवस्त तबके से, गली मोहल्लों से मिलते हैं। ये आपको बात ज़हन में रखें। जो इसने बात की ना ग्राउंड्स की, अब बाबा ग्राउंड की बात करें, वहां पर वसीम अकरम खेलता रहा है, जो इसमें क्रिकेट का बाबा है। बाबा ग्राउंड से कौन निकला? वसीम अकरम जैसे प्लेयर निकले, रऊफ जैसे प्लेयर निकले, बहुत सारे प्लेयर्स मैं आपको नाम ले सकता हूँ। लेकिन आपने ग्राउंड्स को डेवलप करने की बजाय आपने ये कमर्शियल वैल्यू के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना दिए, जिन पर एयर कंडीशन चलते हैं, जिन पर आपने मुलाजम रखे हुए हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह में मुलाजम रखे हुए हैं, और वो मुलाजम जो हैं वो ना कोच हैं, ना उनको पता है स्पोर्ट्स क्या है। आप एसोसिएशन और फेडरेशन, जो लोग बेचारे क्लबों में ये चीजें चला रहे थे, आप टेबल टेनिस का एक है आपका, वो उसको दें, उसको कहें भाई आज चला, आप टैलेंट लेकर आएंगे सामने, आप कई अरशद नदीम पैदा कर लेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही जो मेडल लेके आए। लेकिन अगर आप इसकी फीस रखेंगे, फिर आपको हर साल ये 2 अरब 20 करोड़, मैं आपको बताऊं, ये बिजली के बिलों में चला जाना उनके। सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। वहाँ पे इतने इतने बड़े बना के लाइटें चल रही हैं, लोग आपने देखा ही है, मैंने भी देखे हैं, मैंने सारे, मैं तो इनके खंडरों पे भी बनाता रहा हूँ, जो कि शहबाज शरीफ साहब छोड़ गए थे। तो ये जब डेवलप हुए तब भी मैंने बनाया, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था, खुदारा इसको खेलों वालों को दे दें, वो चलवा लेंगे इसको। आप इसको पैसा कमाने का जरिया सरकार नहीं चला सकती। आप हर साल ये 2 अरब 20 करोड़ है, अगले साल आप 4 अरब 40 करोड़ रुपए कह रहे होंगे कि एलडीए को जारी किए गए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए। सही, ये कोई सेहतमंदाना सरगर्मी नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं, और इससे फिर बेहतर है कि आप लोगों को सस्ती तफरी दे दें, ये जो पार्क्स हैं इनकी बहाली। लेकिन आजकल तो कोई पार्क्स में भी ना जाए, जो हालात है। ये गवर्नमेंट का काम था, ये बना के दे दे, वेट लिफ्टिंग वालों को बना कर दें ना जिम। तो भाई आपकी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, तो वो अपने प्लेयर्स के कराएगा ना, वो कॉलेज स्कूल के वहाँ पे टूर्नामेंट कराएगा, उसको ठीक रखेगा, वो उसको पता है मेरा ये पोर्शन मेरा है, मैं इसको मेंटेन रखूंगा, तो ये मैं इससे बच्चे आएंगे। नहीं आमिर भाई, रेस कोर्स में बना था ना एक जिम, अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या सूरत है। वो तो ओपन जिम था, वो ओपन जिम था ना, ओपन जिम तो बनाए थे। इकबाल टाउन वाला जिम भी मैंने देखा है, मैं वहाँ पे आजकल शाम के टाइम वॉक करने जा रही थी, ये 2-3 दिन हुए नहीं जा रही स्मोक की वजह से, तो उसके भी बुरे हालात हैं। उसके भी हर चीज वहाँ खराब है, तो उनका फायदा इन चीज़ों को फाल करना चाहिए, बजाय इसके कि ये एक और बोझ जो है ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन को देनी चाहिए चीज। ये अगर एलडीए के पास रहेंगी ये 2 लाख, अच्छा मुझे बताएं, ये 2 अरब 20 करोड़ से आप जरा ये अंदाजा करें कितनी अद्वियात दी जा सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है, और कितनी डिस्पेंसरियां बन सकती हैं, बहुत कुछ अगर कोई बनाना चाहे। लेकिन आपने वो जो बना दिए बड़ा अच्छा किया, बना दिए, लेकिन उनको यूटिलाइज भी तो करना है। यूटिलाइज आप कहते हैं जी फीस दें, आप 50,000 रुपए पहले जमा कराएं, फिर आपने महीने का 5,000 रुपए देना है, तो कोई नहीं देने वाला, नहीं दे सकता। बिल्कुल, ऐसे ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। खबर ये है, गवर्नर हाउस और वजीरा हाउस के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार है, और डेडलॉक किस पे है वो भी सुन लें। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती का ये मामला है। हसन अली अनास, देखिए ये मामला जो है ये आज से तकरीबन 2 माह पहले शुरू हुआ, जब जो मुख्तलिफ ये क्लियर कर दे, अभी वाइस चांसलर नहीं है। नहीं, वाइस चांसलर्स लगा दिए। मैं वही बताने लगूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया ये कि एक सर्च कमेटी बनाई, और सर्च कमेटी ने 3 नाम जो है वो गवर्नर को भेजने थे, जिसमें से 3 नाम नहीं भेजे गए, एक नाम भेजा गया गवर्नर को, और वही नाम पंजाब गवर्नमेंट ने 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स लगा भी दिए, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल है। उस पर गवर्नर पंजाब ने जो है वो एक एतराज़ लगाया कि सर्च कमेटी 3 नाम भेजे, ठीक है, उसमें से जो है वो एक की सिलेक्शन की जाए। तो ये जो एक डेडलॉक है ये बरकरार है। गवर्नर ने तमाम समरीज जो है वो वापस भेज दी हैं वज़ीर आला हाउस को, वज़ीर आला ऑफिस को, और इस वक्त भी क्योंकि कल इसी खबर पे मेरी जब बात हुई गवर्नर हाउस में, तो 3 समरीज जो हैं इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे, लेकिन गवर्नर उस पर साइन नहीं करने को तैयार, और गवर्नर की अप्रूवल के बगैर जो 7 वाइस चांसलर्स लगाए गए हैं वो भी गवर्नर ने अप्रूवल नहीं दी अभी तक।
हालांकि गवर्नर की अप्रूवल से ही ये गवर्नर काम की अप्रूवल चाहिए, जाहिर सी बात। मेरा ख्याल है पार्लिमानी निज़ाम में जो हुकूमत होती है, जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म है, वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए भिजवाते हैं। अच्छा, अगर आप 2 दफ़ा, मैं सुबह इससे डिस्कस भी कर रहा था ये बात, 2 दफ़ा भेज दें, वो वापस भेज दें, तो उसका मतलब है कि हो गया। आमिर भाई लेकिन 3 साइन नाम ना तो भी भेजने करें। चाहिए थे ना। वो अलग बात है। यानी वो रोल सिर्फ वो नाम का उसका है। वो ऐसे ही है। आईनी होता है। ये अच्छा। आईनी होता है। मतलब लेट्स से मैं आपको जैसे बताऊं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया, असम्बली के वो जो कमेटी बनी थी, जुडिशल कमेटी बनी थी, जी, उन्होंने नाम सदर ममलिकत को भिजवा दिया, एक नाम सदर ममलिकत, वो वापस भिजवा दें। अगर लेट्स से हाँ, वो दोबारा भिजवाएंगे उसको, जब तीसरी मरतबा होएगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो साइन करें या ना करें। ये पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है। पहली बात तो यह है कि दोनों को, गवर्नर और वज़ीर आला को मिलकर ये काम मिलकर करना चाहिए। फैसला करना चाहिए। 3 नाम अगर है, अगर आइन में है 3 नाम भिजवाने हैं तो भिजवा दें। अगर नाम एक भिजवाने का आइन में है, 3 है, ये आइनी मसला है। अब आइनी बेंच बन रहा है, अब आईनी बेंच होगा। अब आईनी बेंच है। आइनी मसला है। अब पंजाब में भी आइनी बेंच बनेगा, और जो आइनी बेंच है वो काम करेगा अपने तरीके से, और उस पर ये हेयरिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरा अपना ज़ाती जो तजिया है या मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि पार्लिमानी निज़ाम जो होता है उसमें पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत होती है बनिस्बत उन ओहदों के जो कि सेरेमोनियल ओहदे हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन आमिर भाई, इस पे जैसे अगर गवर्नर है, ये सेरेमोनियल है। बाकी जो पार्लियामेंट जो फैसला करे वो मुकर्रर। बिल्कुल ऐसे है। अगली खबर मेरे पास क्योंकि 2 मिनट है, एक कमेंट हसन आपका चाहिए। स्कूलों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड टीचर्स का एहतजाज। बात ये है ना कि जब स्कूलों में टीचर्स जो है वो हाज़िरी नहीं लगाएंगे, नहीं आएंगे, तो हुकूमत ने फिर निजकारी करनी है। फिर आम आदमी का जो बच्चा है, जो गरीब आदमी भेज ही अमूमी देता तौर है। पे जो तासुर है ना ये चेंज लेकर आने से, मेरे ख्याल से इससे टीचर्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा। ऐसे है, उनकी तनख्वाहें नहीं कम होंगी, नहीं, उनकी तनख्वाहें तो कम नहीं हो तनख्वाहें सकती, कम ना कैसे? उनको निकाला बस उन पे जाएगा, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। बस उन पर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। तो ये तो मैं हमेशा और कहता हूँ कि मॉनिटरिंग अगर होनी आप चाहिए लेस्को ना। को ठीक करना चाहते हैं तो उस पर फिर चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि अगर आप उनके हाथ में दे देंगे सारी चीज़ें, और जो जिसने कहा कि स्कूल टीचर जो हैं कुछ मेहनती भी होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, सारे तो एक से नहीं कुछ है। मेहनती भी होंगे, लेकिन सारे अच्छा, इन्होंने कहा ये अलाउंसेस जो है ना कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहाल किए जाएं, तो फिर आमिर भाई कोई मसला तो होगा। नहीं, अलाउंसेस तो वो अलग एक मुतालबा है उनका कि जो अलाउंसेस, ये अलाउंसेस पता है कौन से हैं? ये पेड छुट्टियों वाले अलाउंसेस हैं, जो इन्होंने एक रूल बनाया था कि जो आप छुट्टियां करते हैं उसकी आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। होता यह है कि ये सरकारी मुलाजम होने का फ़ायदा उठाते हैं, 3-3 महीने की छुट्टियां दिल ले लेते हैं। 3 महीने की तो हमारा वैसे ही कोई क्या होती हैं, बिगाड़ सकता 3 महीने के। और छुट्टियों के भी जो है वो जो पेड वो छुट्टियां थी ना, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म की हुई है कि भाई अगर आप छुट्टियां करेंगे इतनी ज़्यादा लेंगे, सैलरी कटेगी। वो बहुत कम छुट्टियों पे नहीं है, ज़्यादा छुट्टियों पे है, तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी उन छुट्टियों की। उस पर वो ये मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये तो होनी चाहिए, इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और इनरोलमेंट जो है गरीब बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर चेक ये रखे कि ना फीस बढ़ने दे, जो कि 20 रुपये इस वक्त फीस है, फीस ना यही बढ़ने है। दे, ना इनकी तनख्वाहें कम होने दे, ना इनको नौकरी से निकाला जाए। लेकिन इन पे अगर आप monitoring की जाए डिसिप्लिनरी एक्शन कोई ऐसा करते हैं, आप नहीं आते हैं स्कूल, तो हाँ, फिर ये भी तो इख्तियार उनके पास हो क्योंकि कि जो वो निकाल मकसद लें। है कि आपको अपने टाइम पर आना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, अच्छे वो पूरा नताइज भी करें आप देने हैं। लोग। अगर वो पूरा हो रहा होगा तो फिर मेरे ख्याल से ये एहतजाज जो है नहीं बनता, क्योंकि अगर बाकी चीज़ों की तरफ आपका एहतजाज है तो वो तो फिर अगर राइट पे हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट को सुनना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़िन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम वापस आएंगे शो में हमारे साथ के लिए। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, बड़े शहरों में जहां बड़ी सहूलियात होती हैं वहां पर मसाइल भी बड़े बड़े होते हैं, और हम इन्हीं मसाइल से आज दो चार हैं। आज जो सबसे बड़ा मसला आपको हमें फेस करना पड़ा है वो जी स्मॉग का मसला है। शहर बढ़ता चला जा रहा है, गाड़ियां बहुत बड़ी तादाद में हैं, फैक्ट्रियों के धुएं, पर इसके साथ साथ फसलों की बाक़ियात। हम इस स्टेज पे हैं कि आज ये आलूदा, ये जहरीला धुआं हम सांस के ज़रिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में क्या ज़रूरत होती है, जब ट्रैफिक बढ़ जाए, जब हर चीज़ हद से तजावुज़ कर जाए, तो फिर नए शहर आबाद किए जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी उठाई है जी रूडा ने, और ब्लेसिंग ये है कि अभी जो हम तमाम मसाइल से निमट रहे हैं, ये तमाम मसाइल का हल रूडा निकाल रहा है। सबसे बड़ा मसला जिसको हम स्मॉग कह रहे हैं, माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए रूडा की जानिब से बहुत ज़बरदस्त, ना सिर्फ खातिर खा बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त इकदाम किए गए हैं। उस पर भी रोशनी डालेंगे, और इसके साथ साथ साफ़ सुथरे माहौल को लेकर रूडा का प्लान क्या है, क्योंकि अभी हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं
उससे आगे अगर बचना है, नया शहर जो बनाया जा रहा है वहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, उस पर हम जिक्र करेंगे। असद यूसुफ साहब जो कि खासी इस पर गहरी नज़र भी रखते हैं और हमेशा से इन मामलात को बहुत अच्छे तरीके से बयान भी करके जाते हैं। ये चीज़ें बताने से ही पता चलता है कि आया वहाँ पर बेहतरी क्या क्या लाई जा रही है, इन्वायरमेंट, साफ सुथरे माहौल के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूडा में असद यूसुफ साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी तो माहौल देख रहे हैं, आप यहाँ तक तशरीफ भी लाए हैं, बाहर स्मॉग की सूरत हाल आपने देखी होगी। सो ऐसे में आपके पास टास्क ये है रूडा के पास कि नया शहर भी बनाना है और इन तमाम परेशानियों से आवाम को निजात भी दिलानी है। क्या किया जा रहा है? मैडम बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। मैं वेटिंग एरिया में देखा था, आपने तो माहौलियाती आलूदगी और स्मोक में इतना कुछ बोल दिया, उसकी रीज़न, उसके काजेज़, उसकी मेजरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एवरीथिंग, उस पर आप बोलना जो सा, मैं अब उससे अगली बात करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है जो हमारी मैडम लीड कर रही हैं, इस वक्त वो टीम सारी टीमें इस वक्त फील्ड में हैं और वो जितनी भी फैक्ट्रीज जो धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ डे एंड नाइट कोशिश कर रही हैं और हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, हम रूडा के बीइंग कोलीग्स उनके। अच्छा मैडम, मैं आपसे अब बात करूँगा थोड़ी प्रोस्पेक्टिव अप्रोच की। जो होना था वो तो हो गया जी, बिल्कुल। एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, अब हम कैसे मेजर्स लेंगे, कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि नया शहर बन जाने के बाद भी माहौल पे कोई एवर्स इफेक्ट ना आए बल्कि माहौल पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और ये बीड़ा उठाया मैडम रूडा के डिजाइनर्स ने कि हमने अब डिजाइन इस तरह से करना शुरू किया है कि जब ये इंशाल्लाह सिटी बनेगा, बनना तो शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे ये माहौल को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे। सबसे पहले मैडम आपको बताऊं, एक यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है जो पूरे उनकी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आपने एक ऐसी सिविल वर्क्स की डेवलपमेंट करनी है कि आपके माहौल में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए। मैडम मैं आपको बता चलूं कि मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताता हूं जो रूडा का डिज़ाइन है। मैडम रूडा के डिज़ाइन को हमने मास्टर प्लान बना लिया और मैडम हमने इतनी एक्सटेंसिव प्लानिंग की है कि एक एक चप्पे का हमें हम पता है, वो आर अवेयर कि यहाँ पे क्या बनना है, उसका कितना लोड होगा, उसका क्या फाइनेंशियल मॉडल, और ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हुआ है। इसका क्रेडिट हमारे सीईओ साहब को जाता है कि हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नो हैविंग सेड दैट, अब हमारे पास सारा डाटा आ गया। हमने मैडम उसके ऊपर एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन की कैलकुलेशन की विद द गाइडलाइंस ऑफ यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और मैडम हमने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अचीव की है। हमारा शहर फुल डेवलपमेंट में 3.62 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा एनुअली हम इमिट करेंगे, जो कि यूएसजीबीसी के मुताबिक एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, ऑफ कोर्स इस कैलकुलेशन, इस सारी कैलकुलेशन में हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट की, ग्रीन एनर्जी की, वो सारी हमने इनकॉर्पोरेट की। अब डिटेल में बताऊंगा तो एक प्रोग्राम इसके लिए ना काफ़ी होगा। उसके बाद मैडम आप ये देखें कि जो रूडा का मास्टर प्लान में ग्रीन स्पेसेस की एलोकेशन है, मैडम हम अमेरिका के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप 121 स्क्वायर फीट पर पर्सन एलोकेट करें ग्रीन स्पेस हर बंदे के लिए। मैडम हमने 251 स्क्वायर फीट अचीव कर ली है। जबरदस्त, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इसके अलावा मैडम हमारे जो वॉकवेज हैं, जितने भी रूडा के रोड्स हैं, इसके साथ वॉकवेज बने हैं, हम हर 40 फीट के बाद हमने एक दरख्त प्रपोज किया है। 40% ऑफ जो हमारा डिज़ाइन है वो शेडिंग में है सारा, उसका वॉकवेज का डिज़ाइन। इसके अलावा मैडम हमारा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं ज़मीन से, हम उससे 5 गुना ज़्यादा रिचार्ज करेंगे जब हमारा ये रिवर बन जाएगा, जिसकी रीज़न है कि जब पानी स्टोर होगा तो 1.2 बिलियन गैलन लीटर हमारा जो है बिलियन गैलन्स पर डे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो मैडम ये वो ऐसी लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके, और अभी मैंने फॉरेस्ट का जिक्र नहीं किया, अभी मैं कार्बन क्रेडिट की तरफ आपको आता हूँ। ये तो हमारी डिज़ाइन की वो कंसिडरेशन है कि हमने प्रोस्पेक्टिव अप्रोच के तहत ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमें एक प्रॉब्लम है, अभी तो हम इसके लिए मिटिगेटिव मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी अब शुरू कर दी हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई है कि आपका प्रॉपर एक एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, आपकी पूरी टीम है जो कि हर रोज फील्ड में जाती है। सो ये चीज़ें अगर स्टार्ट से ही इन पे काबू पाया जाएगा तो इन द लॉन्ग रन इसका फ़ायदा होगा। मुझे ये बता दें, हमने साफ़ सुथरे माहौल की बात कर ली, अब हमने आवाम ने जो आपका रिहायशी एरिया है वहाँ के फीचर्स, कुछ सफाई सुथराई को लेकर, फिर आपके कमर्शियल एरिया के कुछ जो चीदा चीज़ें मैं चाहूँगी ज़रूर डिस्कस करें। मैडम यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और मैडम मैं इसमें हमारे सीएम पंजाब साहिबा का, मैडम का विजन है सुथरा पंजाब का, उस विजन को टेकअप किया है, वेरी वेल टेकन बाय रूडा। हम उसके एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं। मैं मैडम को बताता हूँ कि मैडम अभी महमूद बूटी के मुकाम पर एक डंप साइट है, 43 एकड़ पर एक 80 फुट का कूड़े का टावर बना हुआ है, जिसमें इस वक्त 13 मिलियन टन
जो सा है उसमें क्या है जी, वेस्ट डंप है। और मैडम मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ, आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगी कि हमने एनालिसिस किया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की एमिशन जो सी है वो 26 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर है, और ये टॉक्सिकेटिंग एक एजेंट है। अब हमने क्या किया मैडम, हम उसको सोलर पार्क में और एक अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ एरिया पे हम 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे, उसको पूरा कैप करेंगे, पूरी एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट उस पर, इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर फॉरेस्ट बनेगा। इसके अलावा एक लखू डेर की साइड है जी मैडम, वो ओवर 300 एकर्स पे है, उस पर हम लाहौर का सबसे बड़ा एक सेंट्रल पार्क बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमारा सर्विस चल रही है। इसके अलावा मैडम हम ये कर रहे हैं कि हमारा बाबू साबू के मुकाम पर हमने एक लैंडफिल साइट जो भी 300 एकड़ पर है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। अब हम वहाँ पे लाहौर का जितना कूड़ा करकटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा रूडा का, हम वहाँ पे डंप करेंगे। और वो डंप की इंजीनियरिंग पैरामीटर्स होगा, ऐसे नहीं कि डंप कर दिया, उसकी कहते हैं कि इंजीनियरिंग होगी, उसकी मीथेन एमिशंस की कंट्रोल होगा, वहाँ पे एक प्रॉपर हम वॉकवेज बनाएंगे, एक्सेस बनाएंगे मैडम, वो इंशाल्लाह उसका डिजाइन शुरू है जी। देखिए डिजाइन मैडम रूडा जो कहती है वो फिर करके दिखाती है। उसकी एग्जाम्पल है कि महमूद बूटी, अगर आपके वो टीवी भी स्क्रीन में चल रहा है, उस पर तो काम शुरू हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह ये बाकी दो हैं, ये डिजाइन फेज में 1-2 साल में हम इनको भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मैडम एक और आपको बताऊं कि रूडा की जुरिस्डिक्शन में अब विलेजेस आ रहे थे, अब एक विलेज है नत विलेज। ये मैडम आपने नूरी नत का नाम सुना होगा जी, और मौला जट सुना है। अच्छा बाय द वे इट्स जस्ट अ वर्क ऑफ फिक्शन। मैं नूरी नत के बेटे से मिला, वो कहता है ये हमारा अब्बा जी तो बड़ा शरीफ आदमी था, ही डाइड नेचुरल डेथ। एनीवेज उस विलेज को कुछ 400 घर हैं जी मैडम, कोई सिविल सिस्टम नहीं था। अच्छा, कोई वहाँ पे स्कूलों की नगुफ्ता बेहालत थी मैडम, पीने को पानी था मैडम, ऐसे जोहड़ बने हुए हैं, उधर पाउंड्स बने हुए हैं मैडम। ये हमने सुथरा पंजाब वीएन के तहत हमने हमारे सीओ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं मैडम। वहाँ पे हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दे रहे हैं जी, वहाँ पे हम स्ट्रीट्स को पेवर्स लगा रहे हैं, वहाँ की वॉल्स पे हम पेंटिंग करेंगे, वहाँ के हम वाटर जो सिस्टम है फिल्ट्रेशन प्लांट को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं मैडम, स्कूलों को रिहेबिलिटेट कर रही हैं, कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे, कम्युनिटी सेंटर्स बनेंगे, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज देंगे, और इस तरह के हम 32-33 विलेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम उन सबको करेंगे। तो मैडम ये एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूडा है जो आप देखेंगे आपको ग्रेजुअली सारा नजर आएगा इंशाल्लाह मीडिया पे। तो रूडा बेसिकली मैडम हमारा जो पर्पस है, हमारा जो है कि हम एक क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट जो है अपने लोगों को प्रोवाइड करें। हमारा जो मोटिव है वो ग्रीन और ब्लू है, ब्लू मीन वाटर, ग्रीन मीन एनवायरनमेंट। तो मैडम उसके तहत ही हम सारा ये काम कर रहे हैं। सही। सो अब ये तो आपकी काविशें चल रही हैं, और आपने जिक्र किया बीच में जो अलहदा से जंगल बनाने के हवाले से काम हो रहा है, उस पर भी रोशनी। जी मैडम बहुत शुक्रिया। रूडा के अंडर जुरिस्डिक्शन में 8 जंगल आ रहे हैं। एक मेजर जो उसमें एक चंक है वो है रख जोक फॉरेस्ट का, 3000 एकड़ पर है मैडम। उस 3000 एकड़ में से हमने अभी इसकी 10,000 वहाँ पे दरख्त लगा दिया है। तो 10 एकड़ पे 1,000 एकड़ पे हम 1 एकड़ पे हम 1,000 दरख्त लगा रहे हैं। 200 एकड़ पे हमने अभी 1 लाख दरख्त मजीद चलाना है, उस पर गार्डन बनाना है, उसकी प्लानिंग चल रही है, वो भी इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अच्छा मैडम ये तो हमारे हो गए मेजर्स। मैं आपको एक और बताऊँ, अगर आपके प्रोड्यूसर साहब टाइम लैप्स कैमरा मैडम एक इनोवेशन बता रहा हूँ। अच्छा मैडम रूडा ना सिर्फ ये है कि स्ट्राइविंग फॉर, रूडा इज नाउ स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। हमारी मैडम ये सारी चीजें होती है, कहते हैं फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग फॉर फेलियर। बिल्कुल, हम एक बड़े प्लान तरीके से चलते हैं मैडम। हमारा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का मैडम। उसमें हमारे आराम को सर्टिफाइड और हायर जो हमारे स्टैंडर्ड्स के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं मैडम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे सीईओ साहब के साथ उनकी परमिशन से मैडम हमने टाइम लैप्स कैमरास लगा दिए। अभी टाइम लैप्स कैमरास क्या होते हैं मैडम, हमारी हर साइड पे कैमरा लगे हैं जो हमें हर 30 मिनट बाद साइड का एक इमेज भेजते हैं। अच्छा फिर वो स्लाइडर चलता है, यानी आज से लेकर 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट है, वो हर 30 मिनट का इमेज कैप्चर कर रहा है। फिर मैडम एक स्लाइडर चलता है, वो पूरा दिखाता है। दिस नॉट ओनली इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी बट आल्सो ये हमारे लिए एक बनता है कि आज अच्छा उसमें हम क्या करें मैडम, उसमें एआई टेक्नोलॉजी भी एम्बेड कर रहे हैं। जबरदस्त, वो चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा सारा। वो एचएससी हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर करेगा। तो मैडम एक बहुत बड़ी इनोवेशन है जो रूडा ने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कराई है। ये सारे कैमरास हमारे सीईओ साहब के रूम में भी लगे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो मैडम इस वक्त टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ एज पर प्लान हम मूव कर रहे हैं। जो हमारा प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी के मुताबिक मूव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तरक्याती काम की रफ्तार क्या है, क्योंकि अब जब लोग इतनी एक्साइटेड चीजें देखते हैं ना, अच्छा नया शहर बन रहा है, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें वहाँ पे, तो लोग चाहते हैं कि उसकी डेवलपमेंट की एक प्रॉपर शक्ल भी निकल के सामने आए। तो किस तरह से काम चल रहा है? तरक्याती काम की बात करें जी, रूडा का सबसे पहले रिवाइवल ऑफ रिवर रावी है जी मैडम। फर्स्ट 3 किलोमीटर का लो और अपर प्रोमेनेड इंशाल्लाह ये अगले साल के अप्रैल तक हम कंप्लीट करके एक पायलट प्रोजेक्ट हम आपको पेश कर देंगे।
इतना शानदार, उस पर ग्रीन मैडम उसको भी सारा हमने ग्रीन कर दिया है, लोअर प्रोमिनेंट सारा हमने ग्रीन कर दिया है, उस पर वॉकवेज हम बना रहे हैं, पेवर्स बना रहे हैं, लोग आएंगे। एक लाहौरियों के लिए मैडम मैं बता रहा हूँ बहुत खुशखबरी है, एक नई उनको एक हेल्दी एक साइड मिलने वाली इंटरटेनमेंट की, और आप खुद देखेंगे सीइंग इज बिलीविंग है, अभी भी उस पर काम चल रहा है, हम आपको वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं। ये बस आप 6-8 महीने की बात है, इस वक्त पूरा लाहौर पे जाएगा रावी के ऊपर। नहीं, बड़ी मिसिंग करते हैं चीज़ें, हम जब शहर में देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बच्चों को हम तफरीह के लिए लेके जाएं, बड़ा अच्छा सा व्यू हो। एग्जैक्टली, तो आई मस्ट अप्रिशिएट। और अब अर्बन प्लान अर्बनाइजेशन की बात करें, चहार बाग 1 है जी, वो रेडी फॉर पोजेशन है जी, वहाँ पे हमने कह दिया जी आप आ जाए 1-2 महीने पोजेशन ले लें अपनी। चहार बाग 2 भी रिलेटिवली लोअर कॉस्ट है। अच्छा, ये चहार बाग 2 कुछ लोग पूछते हैं लोअर कॉस्ट कैसे कैटेगराइज किया? कैसे किया? अच्छा मैडम, लोअर कॉस्ट का मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट मी क्लियर, लोअर कॉस्ट ऑफ रूडा डजंट मीन दैट इट वी हैव अ कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। रूडा का मैडम एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। अच्छा, वो इसलिए रिलेटिवली लोअर कॉस्ट है, वो थोड़ा सा पीछे है, ऑफ कोर्स लैंड सस्ती है, फिर वहाँ पे फिलिंग भी कम थी, ये जो रिंग रोड के ऊपर है, तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये हमने इसका डायरेक्ट बेनिफिट दिया एंड यूजर को। बट अगेन नॉट कंप्रोमाइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ रूडा, वहाँ पे सेपरेट स्टॉर्म कलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पे वैसी ही खुली रोड से चहार बाग 1 की है, वैसा ही पेमेंट का डिज़ाइन है, वैसी लाइटिंग है, वैसे स्मार्ट सर्विसेज है। देयर इज नो का हमारा मतलब डेवलपमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो बाकी ऊंच हम करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अच्छा, इसके लिए किस तरह से लोगों को पता चलेगा? आपकी क्या वेबसाइट पे जाके सारी इसकी डिटेल्स लें? जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन क्या है? मैडम उसके लिए हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जी, हमारे वहाँ पे डीलर्स वगैरह भी हैं, इसका हम अखबारात में इश्तहारात भी देते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी जैसे आपका मीडिया का तवज्जुह, हम गाहे बगाहे मीडिया पे भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। आई विल इंकरेज एवरीबॉडी कि रूडा से मुताल्लिक आपको कुछ भी जाना हो, रूडा की वेबसाइट को विजिट करें या डायरेक्टली रूडा के ऑफिस को विजिट करें, और या खुद जाएं, आप देखें कि रूडा मैडम सीइंग इज बिलीविंग, आप जाएंगी, आप देखेंगी। और रूडा की मैडम जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रूडा जो कहती है वो डिलीवर मैडम करती है, और आपको नजर आ रहा है। वो ना जो एक LDA वाला कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हनों में बैठा हुआ ना कि जाके आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, काम आपका फिर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उससे उल्टा है काम। आप जाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, आपका जो भी मसला होगा उसको दूर भी किया जाएगा, और आपको प्रॉपर तरीके से। जो लोग आते हैं उनके फैसिलिटेशन के लिए क्या 1 विंडो सेल बनाया गया? एक 1 विंडो सेल है मैडम, 1 स्टॉप सोल्यूशन है। जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी क्वेरी है, आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। उनकी जो क्वेरीज होती है वो रिलेटिव डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड होती हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम उनसे डायरेक्ट अपनी टेक्निकल टीम भी बात करती है। वी एड्रेस ऑल द ग्रीवेंसीज, ऑल द कंसर्न्स, ऑल द क्वेरीज एंड वी आर वेरी प्रॉम्प्ट इन दैट। तो मैडम ये रूडा का। और मैडम दूसरी बात ये कि देखिए चहार बाग ऑन टाइम डिलीवर हो गया, ठीक है जी। हमारे जो प्लानिंग, जैसे मैंने प्लानिंग का जिक्र किया, जो हमने साइटों पे कैमरे लगा दिए अब मैडम, जो मिनट बाय मिनट मॉनिटरिंग हो रही है, जो एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारा बना हुआ है, तो मैडम देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि हम उससे स्लिप कर दें, क्योंकि मैडम हमारी टारगेट्स होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स भी हैं। अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देखें तो मैडम फिर मैं भी यहाँ भी आपके पास नहीं बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वो जो टारगेट आपने रखे होते हैं उनको देखने के लिए आपने मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना मौसर बनाया हुआ है, तो फिर कोई रीज़न रह ही नहीं जाती कि जो काम आपने प्लान करके किया है उस टाइम पर मुकम्मल ना हो जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम अपने शहर में जो मसाइल देखते हैं, ट्रैफिक का बहुत मसला है, उसके साथ साथ तजावुज़ात का मसला है, उसके साथ कोई वो हमें प्लानिंग नज़र नहीं आती है। सो ये प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत मसाइल को जो है वो कम कर देता है। और मैडम एडिंग फर्दर टू यू, बहुत अच्छी बात की, रूडा जोन सी है उसके हमारा एक स्ट्रीट, हमारा रोड्स का जो नेटवर्क है वो इंटीग्रेट हो रहा है हमारा नेशनल हाईवेज़ के साथ। हमारी 11 इंटरचेंजेस हमने प्रपोज किए नेशनल हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे, बाईपासिस पे, जिसकी हमें अप्रूवल NHS से मिल गई है। अब मैडम जब ये एक मैनोवरिंग बेहतर होगी तो जो हमारा ओवरऑल आप देखेंगे जो रूडा के बनने से लाहौर की ट्रैफिक है मैडम वो भी ईज आउट हो जाएगी। इसके अलावा मैडम मैं इन्वायरमेंट के हवाले से मैंने प्रोस्पेक्टिव अप्रोच की बात की, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की मैडम। 175 किलोमीटर लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क रूडा में हमने डिज़ाइन प्रपोज कर दिया है। 87 किलोमीटर का मेट्रो बस है। अब मैडम ये जो सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल पे करेंगे, इससे मैडम ये देखें कि हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है कि हमने इस सिटी के अंदर जो ट्रैफिक है, अच्छा व्हीकल्स भी करेंगे, हम इंकरेज करें जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज को। अब जब सब कुछ हम इलेक्ट्रिक पे करेंगे, एग्जैक्टली, तो ये जो मेट्रो ट्रेन है, ये मेट्रो बस के नेटवर्क्स हैं मैडम, ये इंकरेज करेंगे लोगों को ट्रैवल करने पे, और आपकी जो फजाई आलूदगी है वो कम से कम होगी, बल्कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल। सो प्लानिंग से तो हमें यही लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली। मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मैडम लाहौरियों के लिए मैसेज है कि सबसे पहले थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट टू यू, थैंक यू फॉर द मीडिया,
कि आपने रियलाइजेशन कराई रूडा की। थैंक्स अवर CEO, वो लेते हैं हम लाए हैं तूफान से कश्ती, वो हम लाए हैं तूफान से रूडा निकाल के। मतलब द वे जितने हमें चैलेंज ना, ये हमारे CEO साहब को, अब मैं उनकी अब ज़्यादा तारीफ भी बंदा नहीं करता, बट ये उनका विजन है, ये उनकी एक स्टोइक स्टांस है, कमांड बैटर का लीडरशिप, वो आज रूडा को इस मुकाम पे ले आए हैं। थैंक्स अलॉट लाहौर को उन्होंने रियलाइज़ किया, हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, लाहौर ये बहुत पुरुमीद है और इंशाल्लाह रूडा पाकिस्तान का फर्स्ट लार्जेस्ट सस्टेनेबल सिटी बन के इंशाल्लाह सामने इंशाल्लाह। और जिस तरह से काम किया जा रहा है वो वक्त दूर भी नहीं लग रहा, और जहां कहीं पर हम देखते हैं कि इतनी सारी सहूलियात मिल रही हैं, तो आई मस्ट से हम गुड लक भी कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। ये तमाम चीज़ें अपने वक्त पर मुकम्मल हों ताकि लोग भी थोड़ा सा सुख का सांस लें, कुछ उन्हें भी इन्वायरमेंट के लिहाज से एक शहर में तमाम वो सहूलियात मिले जो हम चाहते हैं कि हमारे शहर में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। माहौलियाती आलूगी की बात हो रही है, स्मॉग की बात हो रही है, लोगों के मुतासर होने की बात हो रही है। हर दूसरा बंदा नज़र आ रहा है गले की खराश, जलन और नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ। ऐसे में अब लोग वो थोड़े से जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है ना, वो कोविड वाली सिचुएशन से भी परेशान हुए हैं। मास्क ही नहीं उतारे, पहनना चाहिए बाहर जाने वालों को तो ज़रूर, लेकिन इस स्मॉग के सीज़न में बचना तो मुश्किल है। आपने एहतियात क्या करनी है, ये स्मॉग कितनी ख़तरनाक है, वो लोग जो बिल्कुल एहतियात नहीं करते उनके लिए खबर क्या है, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब, ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्मॉग क्या है? स्मोक ही है, धुआं है जो कंडेंस होके जमा होके ऊपर की फ़िज़ाओं से नीचे फ़िज़ाओं पे हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। स्मोक तो ये सारा साल ही रहती है। जब मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, ठंडक होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, विंड की स्पीड कम होगी, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के स्मोक जितनी भी हवा में मुअल्लक है वो नीचे के लेयर में हमारे सांस के लेने के एरिए में चंद फीट तक आपको देखने में आपको पता लगता है कि सामने से चीज़ें साफ शफाफ नहीं नज़र आ रही धुंधला सा एक वो ये बागों का शहर ज़रा स्मोकी नज़र आता हाँ जी, है। ऐसे ही ये स्मोक में इंतहाई मौज़र ज़र्रात हैं, केमिकल हैं, ख़ास तौर पे इसमें सल्फ़र, नाइट्रोजन, कार्बन आप के सांस ले तो आपको वो स्मेल से महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली आपको एक इरिटेशन नाक में, गले में, कान में फील होती है। और ये स्मोक जो है आपको वक्ती तौर पे सांस की बीमारियां भी पैदा कर रही है, इन द लॉन्ग रन कैंसर भी पैदा कर रही है। और नोन फैक्ट्स हैं इसके बारे में कि मोर देन 7000 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के डीजल प्रोडक्ट। डीजल की गाड़ियाँ, डीजल के इंजन इसमें मेनली पर कंट्रीब्यूटर हैं। इसका मतलब कि इसकी एमिशन को मैक्सिमम कम किया जाए और घर के लेवल पे किसी चीज़ को ना जलाया जाए। ठीक है, बाहर ओपन एरिया में कागज़ों को, पत्तों को, किसी चीज़ को प्लीज़ ना जलाएं, डस्टबिन में फेंकें या उसको ज़मीन में दबा दें जो कार्बन का साइकिल बन जाएगा। दैट्स अ पॉजिटिव। पौधे लगाना सेहत के लिए इंतहाई सेहतमंद इक़दाम है और पौधों को पानी देना सुन्नत भी है, ये ऑक्सीजन सप्लायर भी है। अल्लाह मियाँ की दुनिया इतनी खूबसूरत है, इसमें अबंडेंस है ऑक्सीजन हर इंसान के लिए और आने वालों के लिए भी। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसको प्लीज़ आलूदा ना किया जाए। बड़े शहरों का ये बड़ा मसला है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों को बुरे तरीके से कम करता है। सही कहा डॉक्टर साहब। अब स्मॉग तो है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बाइक्स पे मैं सुबह देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो सारे लोग जो कि बाहर ओपन एक्सपोजर में काम कर रहे हैं, क्या एहतियात करनी है उन्हें? इसमें पेरेंट्स को, वालिदैन को बिल्कुल घबराने की नहीं है। टीवी पे बार बार इंडेक्स बताया जा रहा है, जब हाई इंडेक्स है तो प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं। और जो ही ऑफिस से घर पहुँचें या घर से ऑफिस पहुँचें तो अपने नाक को, गले को, हाथों को अच्छे तरीके से पानी से फ्लश कर लें। ठीक है। और जब रात को जब वापस आएँ तो प्लीज़ लंबा सा बाथ ले लें। और जब हम बाथ लेते हैं तो वज़ू ही करते रहते हैं, नाक में पानी, गले में पानी।
और इफ़ यू आर टू गुड, जैसे मोस्टली लोग बहुत समझदार हैं, तो वो स्टीम ले लें, और स्टीम किसी भी तरीके से ले लें, लेकिन मेडिकली बेस्ट स्टीम नेबुलाइज़र के साथ है। सादा पानी डाल के आप 2-3-4 मिनट किताब पढ़ रहे हैं, लंबा सांस ले रहे हैं, वो आपकी सांस की नालियों को अच्छा खासा फाका देगी, बहुत बेहतर कर देगी। लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी सांस के मसाइल हैं, जिनको छींके हैं, दमा है, डायबिटीज़ है, प्लीज़ वो हाई इंडेक्स के टाइम पे, जब इंडेक्सेस बहुत हाई हैं स्मोक की, तो इसमें कुछ ऐसे भी केमिकल हैं जो सांस लेने में दुश्वारी पैदा करते हैं। अच्छा। आप इमेजिन करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो पैदा होती है, ये स्मोक जो लोग सिगरेट पीते हैं, हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, इसमें वाफर मौजूद है। अब आने वाले दिनों में लोग चूल्हे भी जलाएंगे जी। गैस का चूल्हा और ख़ास तौर पे कोयला या लकड़ी घरों के अंदर बंद कमरों में प्लीज़ ना जलाएं। ये हाईली एबनॉक्शियस है, टॉक्सिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक दफ़ा गैस ज़्यादा हो जाए कमरे में, बंद कमरे में, तो मौत वाक़ई हो सकती है। आप आए दिन इन दिनों में सुनेंगे कि हमारे छोटे शहरों में, गाँव में, कि पूरे घर वाले सोए और सुबह उठ ना सके। बंद कमरों में कभी भी गैस के हीटर मत जलाएं। ये जो चूल्हे वगैरह जिसमें ये लकड़ी है, कोयला जलता है, प्लीज़ ओपन एरिया के अलावा इसको बिल्कुल यूज़ ना किया जाए। मोनोऑक्साइड एक दफ़ा अटैच हो जाए तो 200 टाइम से भी ज़्यादा रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो जाती, हीमोग्लोबिन के साथ, ये फिर डिटैच नहीं होती। अच्छा। इसको 1 से 2 दिन लगते हैं। सही। आईसीयू वाली सिचुएशन भी कई दफ़ा क्रिएट कर दें, आईसीयू में भी मरीज आके नहीं बचाया जा सकता। इसलिए एहतियात ही बेहतर आंसर है। लेकिन जिन लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा है, ख़ास तौर पे बच्चे और बड़ी एज के लोग, ये बेस्ट मौसम में आप बेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं कि फ़्लू वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। ये फ़्लू वैक्सीन साल में 2 दफ़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके करती है, सर्टिफाई करती है, अमेरिका की बेस्ट कंपनियों का बना हुआ है। प्लीज़ इन महीने में लगवाएंगे तो बच्चे का पूरा साल मोस्ट ऑफन इन्फेक्शन से काफ़ी बचा रहेगा। सही। अब ये इन्फेक्शन ही नहीं जाज़्दा होंगी इस सीज़न में। ये हर एज में रिकमेंडेड है फ्लू वैक्सीन के सिर्फ बच्चों को लगवानी है? छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, या आपने उम्रा करने जाना है, वैक्सीन इज़ द सेम। ठीक है। ये 2 दफ़ा इसकी रीचेक होता है। ठीक है। और ये ऑलमोस्ट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से, बीमारी की शिद्दत से बिल्कुल बचाता है। इसका कोई रिएक्शन भी वैक्सीन का होता है? नॉर्मली जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं तो बुखार वगैरह? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हल्का सा बुखार होना, वो भी जस्ट 10% बच्चों को, 10 में से 1 बच्चे को हो सकता है। उसके लिए कहते हैं कि पेनाडोल दे दें। ठीक है। और जिन दिनों में फ्लू ज़्यादा हो, एलर्जी ज़्यादा हो, उस हफ्ते में फ्लू वैक्सीन ना लगवाएं। ठीक है, क्योंकि हमें अक्सर याद आता है अच्छा बच्चे का फ्लू हो गया तो चलें जी वैक्सीन लगाने। एग्जैक्टली। तो मेन चीज़ों जिस पे हमने फोकस करना है, WHO से हमारी कौम ने भी बहुत कुछ सीखा। हम एक पॉजिटिव नेशन है, बेस्ट आर्मी है, हमने एक सिमत में चलना है, और हमारी स्माइल और स्लीप ही सब कुछ है। बिल्कुल। प्लीज़ टाइम पे सोएं, ठीक ठाक 6-7 घंटे सोएं, और 10 मिनट भी मिलें तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। हाय डॉक्टर साहब, कैसे बाहर एक्सरसाइज करने जाएं, वॉक करने जाएं? मैं तो इतने दिनों से कह रही हूँ कि लोग बिल्कुल बाहर ना निकलें सुबह के टाइम। जब इंडेक्स कम है तो ज़रूर एक्सरसाइज करें, अपने कमरे में करें, और अपने कमरों के फ़िल्टर, एयर फिल्टर, प्योरीफायर के फ़िल्टर बार बार साफ़ करें। वीकली 1 दफ़ा तो फ़िल्टर ज़रूर साफ़ करें। और 3 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, कि हाथ बार बार धोना, नाक और गले को पानी से ज़्यादा फ्लश करना। जो लोग पानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पीते हैं उनको इन्फेक्शन, एलर्जी कम होती है। अच्छा। और जो लोग थोड़े से वार्म चीज़ें पीते हैं वो इस पोल्यूशन में भी बीमारियों से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से बहुत हद तक बचे रहते हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये स्मोक किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? हार्ट पेशेंट भी हमारे यहाँ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं, बहुत सारी मसाइल लोगों के साथ हैं। तो हमें ये बताना है कि इन लोगों को ज़्यादा मोहतात रहें। ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चों को बाहर ना खेलने दें, स्पेशली जब इंडेक्स हाई है, और कमरे के अंदर रखें। बिल्कुल आपने सही कहा,
बाज़ार में शॉपिंग के में साथ लेके ना जाएं। शॉपिंग मोस्टली अवॉइड करें इन दिनों में। हम छोटी छोटी बात पे बार बार लाहौरियों को आदत है कि शॉपिंग ज़रूर करनी है, तो प्लीज़ वीकली फोर्टनाइटली अपनी शॉपिंग करें, वो भी लिमिटेड टाइम पे जब इंडेक्स लो हो। शॉपिंग लिमिटेड ना करें लेकिन लिमिटेड टाइम पे। बिल्कुल सही है। अब शॉपिंग पे क्योंकि वो ऐसे जेंडर बायस चीज़ है, मेल हमेशा कहते हैं कि ना ही करें शॉपिंग क्योंकि बच्चे भी कौम को आदत पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप दिल की लगी के लिए ज़रूर थोड़ी थोड़ी करें, लेकिन कभी कभी करें। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों को सांस के मसाइल हैं, दमा है, कॉफ है, ब्रोंकाइटिस है, प्लीज़ वो फ्लू वैक्सीन भी लगवाएंगे, अपने डॉक्टर की बताई अद्वियात भी लेंगे और बाहर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। बंद कमरे में कर लें, घर के अंदर कर लें। इंडोर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, हम एलर्जीज़ के डिफरेंट पेशेंट देखते हैं, जिनको किसी को छींकें आती हैं या खांसी शुरू हो जाती है, नाक से पानी निकलना। क्या ये स्मॉग इन द लॉन्ग रन आगे ऐसी कैफियत भी बना सकती है हमारी? बिल्कुल, स्मॉग के होते हुए, इस पोल्यूशन के होते हुए एलर्जी का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। किसी भी इंसान ने अपनी नाक बंद नहीं रहने देनी। नाक तो चंद मिनटों के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। नोज शुड बी वाइडली ओपन, नाइसली ओपन लाइक ए मोटरवे। अगर आप नाक थोड़ी सी भी बंद है तो पानी से फ्लश करें, वार्म ड्रिंक लें, फिर भी नहीं ठीक हो रही तो लाइट सी एक्सरसाइज करें। अगर मसला ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, गदूद हो सकते हैं, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें 100% 100% काबिल इलाज हैं, मोस्ट ऑफन अद्वियात से। ठीक है। अगर ये मसाइल चंद हफ्तों से ज़्यादा हैं, काफ़ी महीनों से हैं, तो फिर बहुत छोटी सी सर्जरी, सुबह आएंगे 2 घंटे बाद ठीक हो जाएंगे, शाम तक घर आ जाएंगे। ये ताहियात आप इस मसाइल से, नोज़ की ब्लॉकेज से, सांस की दुश्वारी से बच जाएंगे। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? सॉरी, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ हम यूनिटी पैदा करें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट करें और लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये तो एक जनरल है हम सब के लिए। हाँ, लेकिन प्लीज़ अपनी नींद को ठीक रखें। हैंड वॉशिंग, जब इंडेक्स हाई है तो मास्क ज़रूर लगाएं। गवर्नमेंट जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है बड़ी सोच समझ के, बड़े नपे तुले अंदाज से देती है। अगर हम सारे उसको फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। लेकिन अपनी ग़िज़ा को मोस्ट सिंपल रखें। सोते हुए चंद सिप्स वार्म ड्रिंक्स या वार्म मिल्क ज़रूर लें। सोने से पहले खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें टोटल अवॉइड करें। एक दूसरे की अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे और सच बोलेंगे तो ये कौम बहुत आगे जाएगी। तो पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और हम सब ने मिल के ही इसको अजीम बनाना। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी चीज़ें कहने को लगती हैं, लेकिन इसके आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इस सेहत का ख्याल रखिए। जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं स्मोक से निपटने के लिए, उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है 24 अक्टूबर। बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि हम अभी इस मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। वर्ल्ड पोलियो डे आज मनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने के लिए 12 बड़े बड़े इकदाम किए जाते हैं, 12 ज़बरदस्त पोलियो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है, कुछ ऐसा गैप आ जाता है कि जब कभी भी सैंपल लिए जाते हैं तो हमारे सामने पॉजिटिव आ जाते हैं सैंपल। इसमें आपने करना क्या है जी? इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आज के दिन एक अहद करना है कि आपने अपने 5 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। अब आप समझ लें कि ये पोलियो का मर्ज है क्या, क्योंकि हर बीमारी के बारे में बताना ज़रूरी होता है ना। आपने अपने बच्चों को उससे महफूज रख रहे हैं। ये पोलियो का मर्ज एक लाइलाज मर्ज है, एक बच्चे से दूसरे में ये फैल भी सकता है। हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इसका इलाज नहीं। इससे जो माजूरी आपके बच्चे की किस्मत में खुदा न खास्ता आ जाएगी वो पूरी ज़िंदगी के लिए रहेगी। ये 2 कतरे, इनकी अहमियत क्या है ये अंदाज़ा उस टाइम होता है जब आपका बच्चा इससे मुतासर हो जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है जी, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन्स जो कि आज से जो है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है 3 नवंबर तक।
सो एक प्रॉपर कैंपेन चलाई जा रही है और इस कैंपेन के तहत क्या होता है कि आपके घर में पोलियो की टीमें आती हैं जो घर में नहीं आती। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। आपके करीबी अस्पतालों में भी कैंप बनाए जाते हैं, काउंटर बनाए जाते हैं जहां पर आप अपने बच्चों को जाके पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। घर में तो खैर 2-2, 3-3 दफ़ा टीमें चक्कर लगा लेती हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी भर की माजूरी से बचे तो इसके लिए आज के दिन के मुनासबत से, वर्ल्ड पोलियो डे की मुनासबत से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्लोगन है और वो ये है कि जी आज हमें ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इसको हम सब ने मिलजुल कर यकीनी बनाना है, इस पर अमल करना है। आपके घर जो भी टीम आए पोलियो के कतरे पिलाने के लिए प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि आने वाले वक्त में हम बड़े फ़ख्र से कह सकें कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो। ये आज का मैसेज है जो कि आप तक पहुंचाया। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए, सोचिए उनकी ज़िंदगी को, उनकी सेहत को अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, जो कि सब पेरेंट्स के लिए होती है, तो ये 2 कतरे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 24 अक्टूबर जिनकी सालगिरह है उनको विश करने जा रहे हैं जी। खुदा बख्श रहीम यार खान, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद हसन और नेमल अली की सालगिरह है। जोहा उमैर की सालगिरह है। एजाज खान, जुहेब चौधरी, शहजाद बेग, दुआ फातिमा की सालगिरह है। मोहम्मद अब्दुल्ला जब्बार, मोहम्मद अबू बकर जड़ और इसके बाद जी हुरिया की सालगिरह है जी, हुरिया फैसल। इसके बाद जी सालगिरह है सफ़ीर रज़ा आवान। मोहम्मद उस्मान खान जी मैनेजर हैं ट्रांसमिशन सिटी 42, आपको भी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह है और आप चाहते हैं आपकी सालगिरह को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएं, इसके लिए जी स्क्रीन पर नंबर है, अपनी पिक्चर्स हमें भेजें और इसके साथ साथ अपना नाम भेजें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अपनी सजेशन, अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।